हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज से हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले आप ये समझें कि मैटर क्या होता है। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं मैटर क्या होता है। तो बताओ, पता है कुछ या नहीं पता? जल्दी बताओ क्या होता है मैटर। हाँ, क्या कहा? बिल्कुल सही। क्या था? anything that occupy space, anything that occupy space and anything that occupy space and have some mass is called matter। बिल्कुल सही। कोई भी चीज जो जगह घेरे और जिसका मास हो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे ये बुक भी मैटर है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब ये मेटल भी मैटर है। तुम भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूं। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई भी चीज जो जगह घेरे वो मैटर है। क्लियर? अब देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये समझ में आ गया होगा आपके। मैटर जो होता है, मैटर is made up of large number of particles। ठीक है बेटा, हर चीज बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, जैसे एटम या मॉलिक्यूल्स हम बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी मैटर होगा तो वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ये लिखो इसको। अब देखो, इसके अंदर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा तो बैक करो इसको और स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा, अब हम क्या बात करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, अब बताओ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, बताएं। आप लोग कुछ जानते हो या नहीं जानते? नहीं जानते तो सुनो। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारे पास कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये समझ गए होंगे, मैटर के जो पार्टिकल हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हर मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? या सिर्फ एटम होंगे या मॉलिक्यूल होगा, और अल्टीमेटली मॉलिक्यूल भी किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। समझ में आ गई यहाँ तक बात? बहुत अच्छी बात। सेकेंड सुनो बेटा, पार्टिकल ऑफ मैटर, particles of matter have space between them। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जगह होती है। जी हाँ, सही समझे आप। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब सुनो ध्यान से, इस डायग्राम को देखो। हमने पानी लिया, पानी का जो वॉल्यूम था वो फिक्स कर दिया हमने क्या करा? उसके अंदर शुगर या सॉल्ट को डाल दिया, उसको मिला दिया। अब गायब हो गया, उसके अंदर सॉल्ट मिल गया, पूरी उसके अंदर सॉल्युबल हो गया। लेकिन तुमने क्या देखा कि वॉल्यूम जितना था उतना ही रहा। क्यों उतना ही रहा? क्योंकि जो वाटर था, वाटर के अंदर बहुत सारे वाटर के पार्टिकल होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके बीच में कुछ ना कुछ जगह थी, उस जगह में जाके वो सॉल्ट बैठ गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तुम ट्राई करना, पानी लेना, उसमें इतना शक्कर या इतना नमक डालना कि नीचे ना बैठे, बस मतलब कंप्लीटली सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना, तो तुम देखोगे वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल ठीक, अच्छी बात। नेक्स्ट आप देखें क्या था बेटा?
पार्टिकल ऑफ मैटर, particles of matter attract each other, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब बेटा कोई भी मैटर हो वो किसी भी पार्टिकल से बना हो, उसके जो पार्टिकल्स है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स जरूर होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल नहीं होती तो एक कहीं होता दूसरा कहीं होता। बात समझ में आ गई? अगर सॉलिड है तो सॉलिड की अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, लिक्विड की थोड़ी कम है और गैस की और कम है, लेकिन हर चीज़ की अट्रैक्टिव फोर्स ज़रूर होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, वो क्या था? पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सुन लो ध्यान से, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब ये जो मोशन होगा सॉलिड तुम जानते हो उसमें बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। उससे ज़्यादा किस में होगा? गैस लिक्विड में होगा। उससे ज़्यादा किस में होगा बेटा? किस में होगा जल्दी बताओ? गैस में होगा। बात आगे समझ में? मूव करते रहते हैं, सॉलिड भी लिक्विड भी गैस भी, सबके पार्टिकल मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल तो समझ लो इसका, एक्सपेरिमेंट क्या कह सकते हो? तुमने घर पे अगरबत्ती जलाई अपने, ठीक है, उसकी स्मेल क्या हुई? पूरे घर में आ गई। तो ये क्या हुआ? पार्टिकल मूव ही तो करे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? सेकंड, कहीं पर आग लगी, धुआं उठा, उसकी स्मेल तुम्हें आई, तो ये भी क्या हुआ? पार्टिकल मूव करे। बात क्लियर हो गई? तुमने क्या करा? पानी लिया, पानी में कोई कलर डाल दिया, कोई केमिकल डाल दिया किसी कलर का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? पूरे में मिक्स हो जाएगा। तो वो क्या हुआ? मूव करके पूरे में मिक्स हो गया। बात आ गई होगी यहाँ तक समझ में? कोई डाउट तो नहीं? जल्दी बताओ। नहीं ना? लिख लो ये सारे पॉइंट। लिख लिया बेटा? जल्दी बताओ, रब कर दें? शाबाश। अब देखो ध्यान से, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तुम ध्यान से देखो, उससे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्या था बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेटा बहुत ध्यान से सुन लो। अब मैटर को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सेकंड क्या था बेटा? सेकंड था केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा जी? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना था? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं जल्दी बताओ? 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताएं बेटा? सबसे पहली आपकी हम बात करें किसकी? सॉलिड। फिर हम बात करें लिक्विड, देन फिर हम बात करें गैस। उसके बाद क्या था बेटा? प्लाज्मा। देन उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, इसको बताएंगे तो ठीक है, लिख लेना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर थी। कितनी थी बोलो? 5 थी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC क्या? बोस आइंस्टीन। एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट बोस, और एक थे आइंस्टीन। पहले आइंस्टीन ने बताया, उस पर रिसर्च किसने करी? बोस ने करी। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी अभी तक स्टडी चल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बुक में है वो आपको बता देंगे आपके लेवल के हिसाब से। ठीक है बेटा? अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बताओ केमिकली कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है बेटा? केमिकली क्लासीफाई किया गया है 2 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट हैं वो? सबसे पहला पार्ट जो है आपका इसके अंदर, वो क्या था आपका? वो है प्योर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस बेटा? प्योर सब्सटेंस। सेकंड क्या था आपका? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर
सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को और क्या बोलते हैं? बता दो ना बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? इम्प्योर सब्सटेंस को हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। तुमसे पूछूंगा तो तुम बता तो पाओगे नहीं, तो पूछना बेकार है। एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस हैं। एलिमेंट तो है ही प्योर सब्सटेंस, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी एलिमेंट तो आपके प्योर सब्सटेंस हैं ही। और उसके बाद जो आपके कंपाउंड, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स भी क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? तो भूलना नहीं है, एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस। फिर अब देखो एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, जल्दी बताओ। एलिमेंट होते हैं 3 टाइप के। कौन से? मेटल, नॉन मेटल, तीसरा क्या था बेटा? मेटेलॉइड्स। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो मेटेलॉइड्स। आ गई बात समझ में? कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, जल्दी बताओ। कोवेलेंट और कोवेलेंट तो टाइप है उसका भी एक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे यार, अभी बता दे रहा हूँ वैसे ही। कोवेलेंट और आयोनिक। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? मिक्सचर जल्दी बताओ। 2 टाइप के होंगे, होमोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो हमने क्या देखा? हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला क्या था? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और इत्तेफाक से जो पहले चैप्टर में मुझे पढ़ना है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और जो सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहां पर मुझे केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो बात समझ में आ गई? 2 चैप्टर हैं मैटर से रिलेटेड। पहले चैप्टर का पोर्शन ये है, सेकंड चैप्टर का पोर्शन ये है। पहला चैप्टर छोटा है थोड़ा, सेकंड बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक जो बताया आपको? कॉपी कर लें आप लोग इसको। तो बेटा आप स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या? बिल्कुल सही समझे, जो ऊपर लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात कि रिजिड हम किसको बोलेंगे, फ्लूइड हम किसको बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है। तो ध्यान से देखो, एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि रिजिड कैसे डिफाइन करोगे। हाँ बेटा तुम बताओ, जो वीडियो देख रहा है, क्या मतलब है रिजिड का? क्या कहा? नहीं पता? तो देखो इधर, इसका मतलब है इट मीन्स टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट बेंडिंग। ठीक है, जो बैंड होने से वो जिसको आप डिफ्लेक्ट ना कर पाओ, बैंड ना कर पाओ, वो रिजिड है। किसी भी मटेरियल की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने आप को बैंड होने से रोके, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड। तुम कह सकते हो ठोस, हार्ड। ठीक है बेटा, जो हार्ड चीज होती है वो रिजिड कहलाई जाती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? क्लियर है एकदम? जैसे आप मेटल देख सकते हो, ये मेटल क्या है? ये रिजिड है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ऐसे हम बात करें फ्लूइड का। फ्लूइड का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लूइड क्या होता है बताओ जल्दी बेटा, क्या मतलब है? एनीथिंग दैट फ्लो एंड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली। ठीक है, एनीथिंग दैट फ्लो एंड डिफॉर्म। ठीक है, एनीथिंग दैट फ्लो एंड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? फ्लूइड। और फ्लूइड आपके क्या होते हैं? तुम कहोगे तो पानी, खाली लिक्विड को हम फ्लूइड नहीं बोलते। ऑल गैसेज एंड लिक्विड आर फ्लूइड। तो याद रखना क्या लिखा हमने? ऑल गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड। समझ में आ गई बेटा तक बात? गैस भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है। तुम फ्लूइड नहीं हो, मैं भी फ्लूइड नहीं हूं।
क्लियर है, भूलना नहीं है, कहीं अपने आप को तुम फ्लूट समझने लगो। ठीक है, रब कर दें, ये लिख लो इसको, फटाफट कॉपी कर लो, फिर ये मत कहना कि जल्दी रब कर दिया। अगली कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बताया आपको बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। क्या मतलब होता है बेटा कंप्रेसिबिलिटी? क्या मतलब है, जल्दी बताओ। टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। क्या मतलब? टेंडेंसी टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर लगाने पे कोई गैस है यहां पर तुम्हारे पास, तुमने क्या करा, प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने पे क्या हुआ, इसने अपना वॉल्यूम कम कर लिया। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, इस प्रॉपर्टी को हमने बोला, क्या बोला, कंप्रेसिबिलिटी। आ गई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी भी तुम्हारे क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, इसको भी छाप लो। नेक्स्ट क्या था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को समझ लो, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। डिफ्यूजन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ बेटा क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होता है आपका द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग of substance with another substance due to motion of particles is called, क्या कॉल्ड बेटा, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन समझ में आ गया आपके? क्या था, बस ये समझ लो, पार्टिकल का आपस में मिल जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। पार्टिकल स्प्रेड हुए, आपस में मिल गए एक दूसरे के साथ, उसको हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन। सेम एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दी थी कि अगर आपने अगरबत्ती जलाई, फिर क्या हुआ, पूरे घर में खुशबू आ गई। क्यों हुआ, उसके पार्टिकल मिल गए, डिफ्यूज हो गए एयर के साथ। बात समझ में आ गई आपके? बहुत अच्छी बात। ऐसे ही तुम्हारी अम्मी ने खाना बनाया, घर पे खाना बन रहा है गरम गरम, किचन से तुम्हें खुशबू आ रही है कि ये आज ये बनना है, बटर चिकन बनना है या कढ़ाई पनीर बनना है, ये क्या बनना है। ठीक है बेटा, क्यों हुआ ये भी, क्योंकि जो उसके वेपर थे वो एयर के साथ डिफ्यूज होके तुम्हारे पास आ गए। समझ में आ गई यहाँ तक बात बेटा? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तुम बाहर गए या कोचिंग गए या स्कूल गए या पार्टी में गए, परफ्यूम लगा के गए, सबको खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से, अच्छी स्मेल कर रहे हो तुम। क्या रीजन है उसका? क्योंकि उसमें भी क्या हुआ, आपका जो आपने लगाया था वो एयर के साथ डिफ्यूज हो गया और सबने उसको स्मेल कर लिया। समझ में आ गई यहाँ तक बात? एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है तो पूछ लो। अभी कैसे पूछोगे, बाद में पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन होता क्या है। अब एक चीज और समझो तुम, डिफ्यूजन जैसे कि हम बात करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट है ग्राहम्स। चलो उसको रब करते हैं, फिर लिखते हैं। इसको लिखे बेटा आप, ये आपके समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब देखो डिफ्यूजन की एक आध एग्जाम्पल तुम और देख लो बेटा। तुम जैसे देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिया, एक साइड हमने एक बीकर लिया जिसमें मैंने क्या लिया, Br2 लिया, और यहाँ इसके ऊपर क्या करा हमने, इसके ऊपर हमने एक दूसरा कंटेनर रख दिया इस टाइप का, जो कि जिसमें क्या थी, एयर थी। ये कलरलेस था, क्या था ये कलरलेस था। ये क्या था बेटा, रेड ब्राउन। ठीक है बेटा, रेडिश ब्राउन। अब तुम क्या देखोगे थोड़ी देर बाद, इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो
इधर भी तुम्हें शो करने लगेगा। मतलब एयर के पार्टिकल और ब्रोमीन के पार्टिकल, ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल आपस में मिलेंगे, तुम देख पा रहे होगे वीडियो में, आपस में इंटरमिक्स हुए, और जब इंटरमिक्स हुए तो क्या हो गया, पूरे में आपको कलर ऑलमोस्ट सेम दिखाई देने लगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ये एग्जाम्पल तुम्हारे क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या था उसको भी तुम जरा ध्यान से समझ लो। किसने दिया था ये, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। कोई तुमसे पूछे इफ्यूजन क्या होता है, तुम कहोगे यार ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अब मत कहना, हम तुम्हें बता दे रहे हैं इफ्यूजन क्या है। बेटा अगर पूरा बल्क एक साथ मिल रहा है, बहुत सारे पार्टिकल अगर एक साथ मिल रहे हैं उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। लेकिन अगर आपका डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू अ स्मॉल होल, यहाँ पर लीकेज कर दिया, अब यहाँ से गैस क्या हो रही है, दूसरी गैस में मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन थ्रू अ स्मॉल होल हो रहा है, या कहते तो लीकेज हो रही है, तो लीकेज को हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। तो ये जो लॉ है आपका, ये डिफ्यूजन के लिए भी है और इफ्यूजन के लिए भी है। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है बेटा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज डायरेक्टली proportional to is directly proportional to density of square root of density of gas। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। अब यहां से सुनो, हमने क्या कहा आपसे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका डिफ्यूजन स्लो होगा, जिसकी डेंसिटी कम है उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। दो गैसेस तुम्हें दे दी गई ए और बी, तुम्हें दोनों का डेंसिटी बता दी गई। अब पूछा ही जा रहा है तुमसे कि बताओ किस में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, कौन सा जल्दी डिफ्यूज होगा, तो जिसकी डेंसिटी कम वो जल्दी डिफ्यूज। अब एक रिलेशन होता है बेटा, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर मास के। ये आगे कभी पढ़ोगे, फिलहाल याद रखो, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास, यानी किसी भी गैस का जो मास है उसको हम मोलर मास बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इनवर्स था बेटा, सॉरी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो बेटा सुन लो ध्यान से, अब क्या बोला मैंने आपसे ये बोला कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आ गई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। ठीक है, ये लॉ लिख लो, इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लिखो फटाफट, ये समझ में आ ही गया होगा तुम्हारे। अब इसको रब करते हैं थोड़ा सा, और एक आध तुमने इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। तुमसे पूछा ये गया, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन किस पेन से लिखें, इससे लिख देते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, इंक्रीजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपसे कहा जा रहा है कि जो गैस आपको गिवन है, ए है आपके पास H2, बी है आपके पास CO2, सी है आपके पास O2, डी क्या है आपके पास बेटा, चलो N2 दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बताओ इसमें सबसे जल्दी डिफ्यूज कौन सा होगा बेटा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, इतना तो तुम्हें आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो बहुत गलत बात है। ठीक है, लेकिन हमने ये सब सिखा रखा है, आपको आना चाहिए। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का मास होता है 1 का 1, 2 का कितना हो गया 2U, CO2 का कितना होता है, CO2 का होता है आपका 44U,
O2 का कितना होता है बेटा, O2 का होता है 32U, U मतलब यूनिफाइड मास, इसका होता है आपका 28U। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें मास नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अभी समझ लो, क्योंकि जब आगे बढ़ोगे, जब हमने आपको पढ़ाया है कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सारे मास बता दिए गए हैं, और आपका मोल कॉन्सेप्ट जो था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें भी सारे मास बता दिए गए हैं, देख लेना वीडियो में। ठीक है बेटा, अगर नहीं आता अभी तो फिलहाल याद रखो इसका मास ये, इसका मास ये, इसका मास ये। तो जिसका मास ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। तो सबसे कम किसका था बेटा, CO2 का था, उससे थोड़ा ज्यादा O2 का, फिर आपका N2 का, देन फिर H2 का। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखो, समझ में आपके आ गया होगा। क्लियर है ना यहाँ तक बात। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास या कह सकते हो मोलर मास इंक्रीज हो रहा है। लिख लो ये, रब कर दें। चलो बहुत अच्छी बात अगर लिख लिया तो। अब देखो नेक्स्ट कहानी पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं, इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। हाँ तो बेटा आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था आपका, रेट ऑफ diffusion of hydrogen, rate of diffusion of hydrogen is 4 times of rate of diffusion of gas X. Calculate molar mass of गैस X। तो बेटा ध्यान से सुन लो, जो नाजुक दिल वाले लोग हैं वो ये क्वेश्चन ना करें। नाजुक दिल वाले मतलब जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब नहीं आता अच्छे से, वो ना करें, क्योंकि ये एग्जाम में तो आएगा नहीं। लेकिन हाँ, जिनको कंपटीशन निकालना है वो जरूर करें इस चीज को। अब बेटा ध्यान से देखो क्या बोला गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इस कितना है आपका, ये है आपका 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स। आपसे कहा जा रहा है कि मोलर मास ऑफ एक्स कितना होगा, और तुम ये बात जानते हो कि मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है बेटा, 2 होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छी बात। अब देखो ध्यान से, हमें पता है जो रेट था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं R1 अपॉन R2, 2 के नहीं लिख दूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा M1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था ना, R1 ऊपर है तो M1 नीचे, R2 नीचे है तो M2 ऊपर। बात आ गई समझ में। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा बेटा आप लोगों ने, अगर नहीं लिखा तो जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लो, लिख लिया। चलो अब हम इसको रब करते हैं। तो हमने ये देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये कितना था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स कितना था बेटा, 4, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स mx निकालना है आपको, ये कितना था 2। अब क्या करोगे, इससे ये गया स्क्वायर रूट, जब इस पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 16, ये आ जाएगा mx/2, तो mx आपके पास आ गया 32। ठीक है बेटा, 32 होगा। बात आ गई समझ में। जब रूट को यहाँ फेंकोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32। कोई डाउट नहीं ना, अगर है तो दोबारा देखो, समझ में तुम्हारे आ जाएगा। तुम तो होशियार बच्चे हो जो ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है बेटा, लिख लो ये। हाँ तो बेटा अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब खाना बन रहा है घर पे तो आपको दूर से उसकी स्मेल आ गई। समझ में आई है तक बात। क्यों हुआ, क्योंकि जो उसके हॉट वेपर थे वो एयर के साथ डिफ्यूज हुए, और एयर के साथ डिफ्यूज होते होते आप तक आ गए। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और अगर ठंडा खाना होगा तो उसकी स्मेल के लिए आपको पास तक जाना पड़ेगा। इसका रीजन कोई पूछे क्यों, रीजन इसका ये है कि
जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। जब खाना गरम गरम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वेपर में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम कर दोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अब देख लो इधर ध्यान से, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीच अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कोई पूछा जाए कि इसके पीछे कौन सा प्रोसेस है, तो याद रखना डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। और कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि गर्म खाने की जो स्मेल है वो आपको दूर तक आ जाती है लेकिन आपको ठंडे की नहीं आती, तो रीजन क्या था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख लेना ये भी। सेकंड फॉर एग्जाम्पल, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू द एयर। बात समझ में आ गई। तो ये जो था आपका डिफ्यूजन इन गैसेस की एग्जाम्पल थी। क्लियर है ये? लिखो इसको। डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब हम देखते हैं कि लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है उसकी कुछ एग्जाम्पल। तो बेटा ध्यान से सुन लो। हमारे पास है अगर पोटाशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, वो आपने उसको पानी में डाला, तो जैसे ही आप पानी में डालेंगे आप देखेंगे उसकी वजह से पूरा पानी क्या होगा, पर्पल होता जाएगा। कोई पूछेगा इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है डिफ्यूजन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ऐसी आपने लिया इंक को आपने वाटर में डाला तो इंक भी क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी पूरे वाटर के अंदर और पूरा वाटर कलर्ड आपको दिखाई देगा। रीजन क्या था इसका रीजन भी था डिफ्यूजन। आ गई बात समझ में? तो देख लो अब ये, द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ऑफ इट्स ओन ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट पार्टिकल इनटू वाटर। क्लियर है यहाँ तक बात? सेकंड एग्जांपल देख लो, द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल इनटू वाटर। ऐसे ही अगर कॉपर सल्फेट लिया आपने, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, उसको पानी में डाला आपने, तो पूरा पानी क्या होगा आपका, ब्लू कलर का हो जाएगा। रीजन वही है कि कॉपर सल्फेट का क्या होगा, उसके अंदर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात और याद रखो कि इस रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में एज कंपेयर टू गैसेस स्लो होता है और सॉलिड में तो डिफ्यूजन होता ही नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बेटा जी अब हम डिस्कस करते हैं क्या स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहली स्टेट क्या है हमारे पास, सॉलिड स्टेट। तो बताओ क्या होता है सॉलिड? द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव definite shape and definite volume is called, यहाँ कर दो, दोष कर दो, are called solid state। ठीक है बेटा? Those state of matter that have definite shape and definite volume are called solid states। ठीक है बेटा? किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का जिसका क्या हो, वॉल्यूम भी डेफिनेट हो और जिसका क्या हो बेटा, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स रहे, चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट। एक बात और याद रखो, सॉलिड आर ऑफ टू टाइप। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा? सॉलिड भी आपके दो टाइप के होते हैं। तो लिख लो यहाँ पर, फर्स्ट सॉलिड आर ऑफ टू टाइप। सॉलिड भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहला जो इसके अंदर है वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं क्या, सेकंड इसके अंदर जो आता है वो है अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है बेटा, अमॉर्फस सॉलिड। ये जो बात मैंने लिखी है ये क्रिस्टलाइन में तो पूरी तरह एप्लीकेबल है। अब अमॉर्फस सॉलिड को हम और क्या बोलते हैं बेटा? अमॉर्फस सॉलिड का जो दूसरा नाम है, मैं यहाँ लिखता हूं अमॉर्फस सॉलिड भी, अमॉर्फस सॉलिड को हम और क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। और क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सुपर कूल्ड लिक्विड।
यानी कि लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया हमने, ऐसा बोल सकते हो। तो याद रखना सॉलिड दो टाइप के होते हैं। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं या रियल सॉलिड बोलते हैं, और दूसरे होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं बेटा? अमॉर्फस सॉलिड को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड और आपका सूडो सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल लिख लो तुम, रबर बैंड, प्लास्टिक, ठीक है, लिखो एग्जांपल रबर बैंड। रबर क्या है? वो आपकी अमॉर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक अमॉर्फस सॉलिड है। स्पंज अमॉर्फस सॉलिड है। थर्मोकोल अमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है। सॉलिड है लेकिन सॉलिड में क्या है? अमॉर्फस सॉलिड। मेटल वगैरह ये सब क्या है आपके? प्योर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड आपके प्योर सॉलिड हैं, मतलब ट्रू सॉलिड हैं। मेटल आपके ट्रू सॉलिड हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? इतना लिख लो, फिर हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हाँ तो बेटा अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या क्या होती हैं समझ लो। सबसे पहली बात जो बताई थी वही कि सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका शेप भी फिक्स रहेगा, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। अब कोई तुमसे पूछे क्यों फिक्स रहेगा, क्या आंसर दोगे? बिकॉज पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, particle of solid are closely packed and there is a strong force of attraction। जो solid के particles होते हैं वो closely packed होते हैं और force of attraction उसमें बहुत ज़्यादा होती है। आ गई बात समझ में? तो ये इसका आंसर भी था। सेकंड क्या था बेटा? solid can not be compressed। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आंसर इसका भी ऑलमोस्ट यही रहेगा कि उसके बीच में क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और स्पेस बहुत कम होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका सॉलिड है हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। सेम रीज़न, में स्पेस बीच में कम है तो फ्री स्पेस कम है, जब फ्री जगह कम है तो मास ज़्यादा आ जाएगा, मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। ठीक है बेटा। सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते। सॉलिड डू नॉट क्या था? सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। तुमने क्या लिया? शुगर ली, शुगर को एक तुमने बीकर में डाल दिया, ठीक है बेटा, बीकर में वो आ गया पूरा। अब तुमने उसी शुगर को क्या करा? तुमने एक मग में डाल दिया, तो क्या वो मग को पूरा भरेगा? नहीं भरेगा। समझ में आई तक बात? ऐसी तुमने लिया वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड है। तुमने छोटी बोतल में लिया फिर उसको बड़ी बोतल में कर दिया तो वो उसको कंप्लीटली फिल नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारे पास अगर एक छोटी बोतल में गैस है, उस गैस को तुमने ट्रांसफर कर दिया बड़ी बोतल के अंदर, तो वो बड़ी बोतल को भी कंप्लीटली फिल कर लेगा। तो ये तुम्हारे समझ में आया होगा बात कि कंप्लीटली फिल का मतलब क्या होता है कि पहले में जितना भी था जब उसको मैंने उससे बड़े में ट्रांसफर किया तब भी उसने क्या कर लिया? उसको कंप्लीटली फिल कर लिया। तो ये मतलब होता है कंप्लीटली फिल्ड का। सॉलिड और लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड नहीं करते। आ गई बात समझ में? छापो इसको फटाफट अब। हाँ तो बेटा आप कुछ रिमार्क देखिए, आपके रिमार्क क्या है? सबसे पहला रिमार्क, a rubber band change its shape on stretching but consider as solid। कोई तुमसे पूछ ले कि भाई आपने तो कहा था कि वो स्ट्रेच नहीं होते, शेप को चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर रबर बैंड सॉलिड है बट वो क्या करता है? जब स्ट्रेच करते हो तो क्या करता है? शेप को चेंज कर लेता है। अब सुनो उसका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट change shape under the action of force and when force is removed the rubber band regain its original shape। वो खुद अपना शेप चेंज नहीं करता। अगर उस पर फोर्स लगाओगे क्या करेगा? वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वो अपने शेप को चेंज करेगा। फोर्स को रिलीज कर दोगे वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसको याद करना है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो इसको फटाफट। हाँ तो बेटा देखो अब रिमार्क नंबर सेकंड। अब सेकंड रिमार्क ये है, हमारे पास अगर शुगर है या सॉल्ट है, हम उसको जिस शेप के जार में डालते हैं वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपका, जब वो उसी शेप के जार में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शुगर और सॉल्ट सॉलिड है, जबकि सॉलिड तो अपना शेप को चेंज नहीं करता। तो उसका आंसर कैसे दोगे? ऐसे दोगे। तो सुनो ध्यान से बेटा, शुगर एंड salt and sugar are considered to be solid because the shape of individual crystal of salt and sugar remain fixed even when they put in the jar of different shape। अगर आप उसको डिफरेंट शेप के जार में डाल भी देते हो तो उसका इंडिविजुअल जो क्रिस्टल है उसका शेप तो सेम रहने वाला है, उसका शेप तो चेंज होगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड है। आ गई बात समझ में? कॉपी करो इसको भी। बेटा अब देखो रिमार्क नंबर थर्ड।
अब रिमार्क नंबर थर्ड क्या कहता है, अब तुम ध्यान से देखो ये क्या है, ये है स्पंज। स्पंज भी एक सॉलिड है, जब स्पंज पे आप प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन हमने क्या कहा कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, तो फिर ये सॉलिड कैसे है, अब वो जानो कैसे है ये सॉलिड। तो देखो ध्यान से, स्पंज कंसिडर टू बी अ सॉलिड because its compressibility is due to the presence of minute pores in it which are filled with air. When we press the sponge, air expels from its hole making it highly compressible। बात समझ में आई कि उसमें जो होल है उसमें एयर प्रेजेंट है, जब हम उसमें प्रेशर लगाते हैं तो उसमें से एयर निकल जाती है, यही रीजन है कि वो कंप्रेसिबल है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, उसके कंप्रेसिबल होने का रीजन बता दिया, वो होल्स की वजह से है, अदरवाइज वो एक सॉलिड है। क्लियर हो गई यहाँ तक रिमार्क, लिख लें आप इसको भी। तो बेटा अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये कि सॉलिड आपके दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। अब कुछ इसका बेसिक डिफरेंस देख लो। वैसे ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन कुछ 2-3 बातें मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। तो आप ध्यान से देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम और क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू सॉलिड। अमॉर्फस को हम और क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। समझ में आ गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके अंदर क्या होता है बेटा, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। यहां पर जो एटम है वो एक लॉन्ग रेंज में एक से अरेंज होते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें क्या था आपका, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है, छोटी छोटी रेंजेस में मुझे आपके ऑर्डर मिलता है। ये क्या होते हैं आपके एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और वो होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। अब प्रॉपर्टी कौन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो सुन लो ध्यान से एक बात मैंने क्या कही, कि जो क्रिस्टलाइन है वो एन आइसोट्रॉपिक होती है, उसमें आप हर डायरेक्शन में जाने पे आपको प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी, और इसमें ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में जाने में प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में कि आइसोट्रॉपिक कौन से होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, और क्रिस्टलाइन क्या होते हैं आपके एन आइसोट्रॉपिक। अब हम बात करते हैं एग्जांपल, जितने मेटल्स हैं, आयनिक सॉलिड हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, ये सब क्या थे बेटा, ये सब थे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड की, तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, थर्माकोल, ये सब क्या थे, अमॉर्फस सॉलिड। आ गई बात समझ में, सिर्फ जितना बताया है अभी इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको लिख लो अच्छे से बेटा। सॉलिड तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड स्टेट की। तो बताओ लिक्विड स्टेट क्या होता है, क्या जानते हो तुम इसके बारे में, बताओ बेटा जल्दी। नहीं जानते तो देखो इधर, अगर जानते हो तब भी देखो। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर दैट हैव definite volume, that have definite volume but indefinite shape is called liquid state। समझ में आ गई बेटा यहाँ तक बात। लिक्विड क्या होगा, वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम तो फिक्स हो, वॉल्यूम क्या हो, डेफिनेट हो, बट जिसका शेप क्या हो, इनडेफिनेट हो। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लेकिन शेप चेंज होता रहेगा। क्लियर है, लिखो इसको। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखें, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अभी बताया था। कोई पूछ ले क्यों चेंज नहीं होता, बिकॉज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल आर फिक्स्ड। जो पार्टिकल हैं उनके बीच की स्पेस चेंज नहीं होती है। ये यहां जाएंगे अगर दोनों पार्टिकल, तब भी इनके बीच की स्पेस जो रहेगी वो सेम रहेगी। यहां पर आएंगे तब भी इनके बीच की स्पेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो याद रखो, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज स्पेस बिटवीन पार्टिकल आर फिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नो फिक्स्ड शेप बिकॉज पार्टिकल आर नॉट फिक्स्ड। अब ये कहा गया कि जो शेप है वो फिक्स नहीं है। अब वो फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टिकल फिक्स नहीं है अपनी जगह पर। ठीक है बेटा, पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं
पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, लेकिन उनके बीच का जो स्पेस है वो फिक्स्ड है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी कंप्रेस मच। जैसे सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसे ही वाटर को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्या देखते हो, कंप्रेसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा कम है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, दे हैव मॉडरेट डेंसिटी। तुम जानते हो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में फ्री स्पेस कम था, इसमें डेंसिटी उसके मुकाबले थोड़ी कम है, इसीलिए क्या बोल दिया गया, मॉडरेट डेंसिटी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट आप देखें, दे इजीली फ्लो। ये इजीली फ्लो कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लूइड है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छी बात। और एक बात और, दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ये भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बता रखा है। अब एग्जांपल क्या हो जाएगी इसकी, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस, इंक, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, लिख लेना, ये कॉपी करो उसको। लिक्विड तो समझ में आ गया आपके। अब हम बात करने वाले हैं गैस की। तो देखो गैस क्या था, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर डेट हैव नीदर फिक्स्ड शेप नॉर fixed volume is called gaseous state। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी आपके, जिसका ना तो वॉल्यूम फिक्स हो, ना ही जिसका क्या हो, शेप फिक्स हो। जिस कंटेनर में डाल दो वो उस शेप में कन्वर्ट हो जाए, और जितना भी उसका वॉल्यूम हो उसका पूरा वॉल्यूम को वो ऑक्युपाइड कर ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। क्लियर है यहां तक बात। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो आप ध्यान से देखें कि गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। सबसे पहली बात जो हमने बताया आपको, नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। क्यों, ऐसा क्यों था, क्योंकि इसके अंदर आपके स्पेस बिटवीन पार्टिकल वो भी फिक्स नहीं थी, और पार्टिकल खुद अपनी जगह पे खुद अपनी प्लेस पे फिक्स नहीं थे। बात समझ में आ गई। तो देख लो इधर, गैसेस हैव नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स इटसेल्फ आर नॉट फिक्स्ड। पार्टिकल्स के बीच की स्पेस भी फिक्स नहीं थी और पार्टिकल की पोजीशन भी फिक्स नहीं थी। बात समझ में आ गई बेटा। सेकंड क्या था, दे हैव लो डेंसिटी। आप जानते हो सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी होती है, गैस की होती है, तो याद रखना। उसके बाद फिल द कंटेनर कंप्लीटली। मैंने कोई गैस अगर 1 लीटर की बॉटल में गैस को कर रखा है, अब मैं उसी गैस को अगर 2 लीटर की बॉटल में कन्वर्ट करता हूं तो वो उसको भी कंप्लीटली फिल कर लेगा। समझ में आ गई तक बात। तो ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेता है, क्योंकि पार्टिकल इसके बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, पूरे में क्या होते हैं, पूरी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेते हैं। समझ में आ गई तक बात। नेक्स्ट देखो आप, हाईली कंप्रेसिबल। तुम जानते हो गैस को हम क्या कर सकते हैं, गैस इजीली कंप्रेस हो सकती है, इसलिए हम बोलते हैं गैस क्या आपकी हाईली कंप्रेसिबल है। उसके बाद इजी टू फ्लो, ये इजीली फ्लो हो जाती है। बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं, किसी को भी लिख लो इसको भी बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये कह सकते हो कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहली बात हमने देखो यहाँ लिख रखी है प्रॉपर्टीज, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब स्पेस बिटवीन पार्टिकल, तो सॉलिड में क्या होती है बेटा, लीस्ट। गैस में क्या होती है बेटा, हाईएस्ट। गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हाईएस्ट होती है, यहाँ क्या हो गया आपका, मॉडरेट। क्लियर हो गया बेटा यहां तक बात। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम। अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में होगा, हाईएस्ट। इसमें क्या होगा बेटा, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, यहां पे क्या होगा, मॉडरेट। ठीक है, ये मॉडरेट होगा आपका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप ये भी बोल सकते हो मोशन ऑफ पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा मोशन किसमें होगा, इसमें आपका हाईएस्ट, ये हाईएस्ट हो गया, ये आपका मॉडरेट, और ये क्या हो गया बेटा, लीस्ट। इसके जो पार्टिकल है वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। क्लियर बेटा। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म और आती है, थर्मल एनर्जी। अब जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसकी थर्मल एनर्जी भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी किसकी हो गई, हाईएस्ट,
मॉडरेट लोएस्ट, तो याद रखो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन भी सेम बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर, इसमें मॉडरेट, इसमें आपका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, जो ऊपर वही नीचे। कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल कंप्रेसिबल नहीं होते, ये भी नहीं होता, ये आपका कंप्रेसिबल होता है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको सॉलिड लिक्विड गैस समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट था ये भी, और जितना पीछे पढ़ाया वो भी कॉपी कर लें आप इसको भी। हाँ तो बेटा बात करते हैं हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कोर्स में तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट नाम याद रखना और जितना बता रहा हूँ सिर्फ इतना याद रखना। तो प्लाज्मा क्या था बेटा, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आइंस। अब इलेक्ट्रॉन और आइंस, आइंस क्या होती है बेटा, आइंस होती हैं चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया Na प्लस, Na सोडियम है, इससे प्लस मतलब ये आयन, ऐसे मैंने लिख दिया H प्लस, ये भी आयन। ठीक है बेटा, आयन और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर जो होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो, द सन एंड अदर स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। सन की जो लाइट है, सन जो ग्लो करता है, उसका रीजन भी क्या है, प्लाज्मा। इनफैक्ट जो तुम्हारे जो बल्ब हैं LED वगैरह, वो भी जो ग्लो कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, आपका प्लाज्मा है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। कोई पूछे प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा क्या होगा आपका, क्या इलेक्ट्रॉन और आयंस के मिक्सचर को हम प्लाज्मा बोलते हैं। अगर हम लो प्रेशर गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उससे हम प्लाज्मा क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा, कोई डाउट तो नहीं, लिखो इसको। हाँ तो बेटा देखो, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। आप जानते हो कितनी स्टेट ऑफ मैटर है, 5 हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, कितनी 4 डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ पे आते हैं, ये क्या था आपका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसमें सुन लो, तुम्हें क्या याद रखनी है, बस पहली बात कि ये थी क्या आपका, बाई कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। कितनी कम डेंसिटी, वो एयर के मुकाबले 100,000 टाइम कम डेंसिटी की कोई गैस है, अगर आप उसको क्या कर दें, सुपर लो टेम्परेचर तक ठंडा कर दें। सुपर लो टेम्परेचर मतलब अप्रॉक्सीमेट 0 केल्विन तक, 0 केल्विन तक उसको आप ठंडा कर दें, तो अब जो नया स्टेट ऑफ मैटर आपको मिलेगा उसको हम बोलेंगे BEC। और ये बहुत ज़्यादा कंडेंस होगा, ये सॉलिड से भी ज़्यादा कंडेंस होगा। बात समझ में आ गई। तो बस इतनी सी बात थी, ये लिख लो, पूछा कभी नहीं जाएगा। बस ये बात ध्यान रखना कि 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं, आपको पाँचों की पाँचों बता दी गई हैं, और इन दोनों के बारे में, प्लाज्मा और उसके बारे में जितना तुम्हें ज़रूरत थी सिर्फ उतना बताया गया है अभी। ठीक है बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, लेकिन नोट्स बना लो और उसको पढ़ लो बार बार, लेक्चर को बार बार देखो, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मुलाकात करते हैं आपसे आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें।